हमारे साथ योहान है। हाँ चलो, बुद्धिस्ट कोई आ गया। अच्छा जी भाई। हाँ जी, मैं आपका स्ट्रीम देखा था। मतलब आपने जो मेडिकल साइंस का जो रिपोर्ट्स पेश किया, मैं मतलब पहली बार जान रहा हूँ ये सब, मतलब साइड इफेक्ट वगैरह है। पहले तो सब पता नहीं था, तो बस इसके खिलाफ इसीलिए ऑब्जेक्शन तो मतलब इसीलिए मैंने रहेगा। इसको कहा था, ये डार्क तो डार्क इसके साइड ऑफ मेडिटेशन है, जो आमतौर पर बताई नहीं जाती। हाँ। हमारे यहाँ जो मॉडर्न लोग हैं वो मेडिटेशन हम्म के फायदे बेनिफिट्स तो बहुत बताते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, मगर ये नहीं बताते इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये भी बताने चाहिए, ये मकसद था। तो मतलब मैं तो अभी तो मेरे पास कोई काउंटर आर्गुमेंट इसके खिलाफ नहीं है, पर हाँ, अगर हमारे जो मेडिटेशन के जो कोचेस हैं, मतलब जो मॉन्क्स वगैरह, आप उनसे एक बार बात करेंगे तो वो मतलब बात कर सकते हैं इस पर कि क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं। तो हाँ अगर आप देखें, बात करना है तो मैं एक चीज हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल मैं बात करूंगा, आप जरूर मिलवाइएगा और उनसे हाँ। डिटेल में बात भी कर लेंगे। कोई ऐसा दिक्कत नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है आप ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आना चाहे वो आ जाए। हम्म, एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है हम्म, कि मेडिटेशन के या माइंडफुलनेस के फायदों का स्वीकार मैंने खुद एडमिट भी किया है, इसके फायदे हैं, उसकी वजह हम्म, पीछे। क्योंकि मैं, हकीकत ये है, ये मैं को अपनी तारीफ या को अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट आदमी हूं। मैं कोशिश करता हूं जो बात जितनी सच है वो भाई कही जाए, ठीक है। हम्म, और जब आप सीरियस, खासतौर पे एक सीरियस कंसर्न टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपको ऑनेस्टली ही अपना ओपिनियन रखना है। तो मैं ये नहीं कह सकता, अगर मैं ये कहूंगा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कहूंगा कि माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के पीछे कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है, इस पर रिपोर्ट्स मौजूद है, ठीक है। कई लोग हेल्दी हुए हैं, कई लोग डिप्रेशन से निकले हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, बट ये टेम्परेरी है, ये मेरा मानना है, नंबर वन। नंबर दो, इसके इफेक्ट्स बहुत वर्स चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, मैं एक मिनट आपको बताता हूं। आपको ना एक झटकी एग्जांपल से यूहान समझाता हूं, जरा गौर से सुनना। आपको गुस्सा आया है बहुत तेज, ठीक है। उस गुस्से को दबा देना या उस गुस्से को निकाल देना, अब निकालने की कोई जगह हो सकती है मुख्तलिफ, वो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे, मगर उस गुस्से को अंदर दबा देना और अंदर ही अंदर उस गुस्से को पलते रहने देना, ये हेल्दी चीज नहीं हो सकती। ऐसे ही है, हाँ, राइट, सही कहा। राइट, ठीक है ना। हाँ, अब होता क्या है, जो माइंडफुलनेस है ना बेसिकली, जो कि बुद्धिस्ट की टेक्निक है, बुद्धिस्ट की टेक्निक डिफरेंट है सनातन धर्म की टेक्निक से। योगा में पोस्चर्स या पोजीशंस अगरचे सिमिलर हों कई जगहों के ऊपर, मगर जो माइंडफुलनेस के जो माइंड के अंदर चीजें चल रही होती हैं, या जो अप्रोच होती है, या जो एम होता है माइंड में इंडिविजुअल के, वो डिफरेंट है। अब उसमें जो बुद्धिस्ट के यहाँ चीज चल रही होती है वो डिफरेंट है कंपेयर टू सनातन, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर एक एथिस्टिक फिलॉसफी चल रही होती है, एक एथिस्टिक अप्रोच है। अब होता क्या है कि एक बंदा जब स्टिल होकर, रिलैक्स होकर रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है अपने सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के थ्रू, रियलिटी को चेंज करता है। रियलिटी को क्या चेंज करता है, उसके इर्द गिर्द जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो उनकी इफेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर बीवी बच्चे, जॉब, दोस्त, टाइम, दिन रात, उसकी अपनी सेहत, भूख, ये वो उसके इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस हैं, रियलिटी हैं, जिसको वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। जब वो स्टिल होके बैठता है तभी तो वो एम्प्टी अपने आप को कर सकेगा ना, तभी तो वो फोकस्ड हो सकेगा, जब तक वो बीवी बच्चे को भूलेगा नहीं। अब हकीकत ये है कि माइंड को वो कर रहा है डॉज, वो दबा रहा है उन चीजों को जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। दबा कैसे रहा है, वो अपने सेल्फ के अलावा चीजों को इग्नोर करता जा रहा है। लिहाजा अपने माइंड को वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है जो रियल नहीं है, तो वो दबती जाती है। जो अंदर रियलिटी है वो दबती जाती है, दबती जाती है। जो अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे ने मेडिटेशन करनी है उसने बाद में दुनिया में निकल कर जाना नहीं है। दुनिया में निकल के तो जाना है उसने, खाना भी खाना है, घर वालों से भी मिलना है, दूसरे मामलात करने हैं। ऐसी सूरत में वो दो ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी रियलिटीज के में फंस के रह जाता है। एक टाइम उसका मेडिटेशन का है जिसके अंदर वो ये फील करता है कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है, समय रुक चुका है,
कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हकीकत नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। ये वो चीजें अपने अंदर इमेजिन करता है और अपने आप को फोकस करता है। जबकि जब वो आंखें खुलती हैं और मेडिटेशन के उस सर्कल से निकलता है तो उसको पता चलता है बीवी भी है, बच्चे भी है। तो ये गोया यूं समझें कि उसके माइंड के अंदर जिस रियलिटी को उसने दबा के रखा हुआ था, जब वो उस हकीकत से फेस टू फेस होता है, वो इतना भर चुका होता है कि वो चीज या तो उसको एग्रेशन में ले जाती है, या कंप्लीट उसको इमोशनलेस कर देती है, या उसको पैनिक कर देती है, या वो नर्वस हो जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, ये चीजें होती हैं। अब मेडिटेशन करते हुए जो वो सुकून फील कर रहा होता है उस 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, स्टार्ट के अंदर मेडिटेशन का जो तरीकाकार बताया जा रहा है, जो हमने पेश किया टीएम के एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो 10 मिनट का है। याद रखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो शराब पीने वाला आदमी है ना, वो शराब के नशे में इतना धुत और इतना मस्त हो जाता है ना कि वो रियलिटी को फेस करने से डरने लगता है। तो वो करता क्या है, वो चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा इस नशे के अंदर धुत रहूं, क्योंकि जब वो नशे के अंदर धुत रहता है ना, उसको सुकून मिलता है। ऐसे ही मेडिटेशन के साथ मामला हो जाता है, सुकून मिल रहा होता है, इसके फायदे होते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है। मगर वो 20 मिनट की सिटिंग मेडिटेशन की आपको इनफ नहीं होती, आप एडिक्टिव हो जाते हो उस चीज से। वो 20 मिनट से आधा घंटा होता है, घंटे से 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटे से 2 घंटा होता है। अब मेडिटेशन के उस असर की बड़े गौर से बात सुननी है जो लोग सुन रहे हैं कि मेडिटेशन का आपको प्रैक्टिकली असर क्या पड़ने वाला है। अब एक बंदा जब 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मेडिटेशन में चला गया, अब होता क्या है कि उस 1.5 घंटे, घंटे की मेडिटेशन के अंदर उसने अपने माइंड के अंदर ये चीज बिठा ली है कि कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब वो रियलिटी के अंदर निकलकर अपने बीवी बच्चे, अपनी जॉब, अपनी दुनिया, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों को और दूसरी दूसरी टेंशन को देखता है ना, वो फिर उनसे भागता है और भागकर मेडिटेशन के पास आने की कोशिश करता है। अब ये चीज उसको इररिस्पॉन्सिबल बनाती है टुवर्ड्स हिज फैमिली। तो फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो उनसे भागना शुरू करता है। माँ बाप उसको चुभने लगते हैं, बीवी बच्चे उसको चुभने लगते हैं, जॉब से उसका दिल भर जाता है, दोस्त उसको बुरे लगने लगते हैं। इन चीजों की वजह से भागकर दोबारा वो मेडिटेशन में वापस आने की कोशिश करता है, और ये चीज उसको कहीं का नहीं छोड़ती। फैमिली खत्म। पर अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नमाज में देखेंगे तो नमाज भी ऐसा है ना कि आप दुनिया से छोड़, मतलब रियलिटी से छोड़कर आप गॉड को पूरा फोकस रहते हैं, तो ये तो सेम हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो मैंने इसको, अच्छा सवाल है, वैसे तो इसको मैंने तीसरे या चौथे एपिसोड के अंदर डिस्कस करना था और मैं चाहता था उस वक्त सवालात हों। चलो कोई नहीं, क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो आपको हक है कि आप काउंटर अगर को पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नमाज का मामला डिफरेंट है। मेडिटेशन के अंदर आपको तन्हाई के अंदर जाना है, लोनलीनेस अपने ऊपर तारी करनी है। वेयरएज इस्लाम में नमाज जमात के साथ होती है। इवन घरों के अंदर भी हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घरों को आबाद करो, कब्रिस्तान ना बनाओ, नमाजें पढ़ो। पूरी पूरी फैमिली नमाजें पढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान मर्द की नमाज जमात के साथ अफजल मानी गई है और वो मस्जिद में आके पढ़ता है। मस्जिद में लोनलीनेस फील ही नहीं होती उसे, बल्कि जमात के अंदर वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करता है, दोस्त मिलते हैं, मोहल्ले के लोग मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, सोसाइटी बनती है, उसकी गैदरिंग कंपनी बनती है, जिस वजह से उसको उनके साथ चेयर अप, बकअप करने का, एक दूसरे के मसले सुनने का मौका मिलता है। वो खुद कूल डाउन हो जाता है, कैथारसिस होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल कैथारसिस। जब वो मस्जिद में जाता है, अपने दोस्तों से बात करता है, लोगों से बात करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, चैलेंजेस को ऑन करता है, तो फिर उसके अंदर क्या चीज होती है, वो कूल डाउन होना शुरू होता है। इसलिए मैंने आपके सामने रखा, एक बंदे का गुस्सा दबाते रहें और एक बंदे का कैथारसिस होने दें। सो देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। एक तो ये चीज है। दूसरा, आपने कहा नमाज के अंदर आप अल्लाह से कट जाते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सॉरी, इंसान दुनिया से आप दुनिया से अल्लाह से फोकस हो जाता है, अल्लाह से फोकस हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये याद रखना चाहिए, नमाज का जो तरीकाकार है वो खुद आपको स्टिल नहीं रहने देता। यानी आपने जो उसमें जिक्र अज़कार करना है वो मीनिंगफुल है। मिसाल के तौर पर योगा के अंदर जो मंत्र पढ़ा जाता है, मेडिटेशन करने वाले को उसका मीनिंग पता हो या ना हो, या इवन माइंडफुलनेस की टेक्निक के मुताबिक मंत्र ना भी पढ़ें, खामोश बैठे रहें, वो खामोशी इंसान के जहन के ऊपर हैबत तारी करती है और उसको
वो मसले पैदा करती है जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, वो साइलेंट मोड के अंदर चला जाता है, उसका दिल नहीं करता लोगों को फेस करना। नमाज के अंदर क्या मामला होता है, नमाज में हमारे हर रुकन के अंदर कुछ पढ़ना होता है, उस पढ़ने की वजह से माइंड कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है, स्टिल नहीं होता, ठहरता नहीं है। माइंड फोकस आपका यही होता है कि मैं अल्लाह के सामने पेश हूं, मगर वो पढ़ने की वजह से, ये याद रखना है कि आप जब दिमाग से कोई चीज रीड कर रहे होते हैं तो अल्फाज बयान करते हुए, और अगर आपको ट्रांसलेशन आती है जो कि मुसलमान को आनी चाहिए लाजमी तौर पर, नहीं तो उसके ख्यालात इधर उधर भटकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग मुसलमान को आना चाहिए। तो होता क्या है, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, हाथ जोड़ता है, फिर वो दुआ पढ़ता है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर सूरत पढ़ता है, ये हो गया पहला रुकन। वो पहले रुकन के अंदर वो स्टिल तो रहा ही नहीं, मुसलसल वो सूरत पढ़ रहा है। तो योहान को ये गलत फहमी इसलिए लगी क्योंकि उसको लगा शायद उसने हमें कुछ पोजेस करते हुए देखा है, उसको ये नहीं पता चला कि नमाज में हम पढ़ते कि हम कॉन्टिन्यूसली माइंड हमारा एक्टिव रहता है। तो पूरी सूरतें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, पूरी तिलावत की जाती है, उसके बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो मुसलसल हमने जिक्र करना होता है, यानी रुकू में जाते हुए भी हम जिक्र करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेडिटेशन के अंदर एक पोज के अंदर आपने 15-15, 20-20, आधा-आधा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 16-16 घंटे लोग एक पोज के अंदर बैठते हैं। वेयर एज नमाज के अंदर एक रुकन में आप मुख्तसर से मुख्तसर भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबी आए और उन्होंने आकर कहा कि ये हमें बड़ी लंबी नमाज पढ़ाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अफत्तानुन अंता, क्या तू लोगों को आजमाइश में डालता है कि लंबी नमाज पढ़ाता है? अगर तूने लंबी नमाज पढ़नी है तो खुद अकेले पढ़ा कर, और लोगों के लिए मुख्तसर पढ़ा, क्योंकि लोग थक जाते हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, थक जाते हैं, छोटी नमाज पढ़ाओ। इसका मतलब यह है कि इस्लाम के अंदर जो नमाज की प्रैक्टिस भी है, या नमाज पढ़ने का तरीकाकार भी है, एक तो वो स्टिल नहीं है जिस तरह मेडिटेशन में है, दूसरा घंटों पर मुहित नहीं है, तीसरा खामोशी नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। हम मुसलसल नमाज के अंदर मुख्तलिफ रुकनों के अंदर मुख्तलिफ पोस्चर्स के अंदर जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहती है। वेयर एज योगा के अंदर या इन पोस्चर्स के अंदर आपने एक जगह पर घंटों बैठना होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी इफेक्ट होती है और आपका माइंड भी इफेक्ट होता है साइलेंस रहने की वजह से। जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है जी, मतलब ये सब पॉइंट्स पर गौर करूंगा। और ये जो आपने जो आर्गुमेंट्स उठाए योगा के, मेडिटेशन के, तो उसके लिए मतलब मैं, आप हमारे एक अच्छे मॉन्क है थाईलैंड से, तो उनको अगले स्ट्रीम में बुलाऊंगा, आप उनके साथ बात करिए क्योंकि वो अच्छे से समझा सकते हैं मेडिटेशन क्या है क्या नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। उनको हाँ मेरी तरफ से स्वातिका उनको बोल दीजिएगा और उनको कहिएगा ऑलवेज स्वातिका, वेलकम। ठीक है सर। अच्छा, और ये लास्ट पॉइंट, ये जो आपने बिजनेस के बारे में बताते, कुछ लोग इसको एज ए बिजनेस यूज करते हैं, तो उस पर एक बोलना चाहते हैं कि हाँ ये मतलब हिंदू मतलब ज्यादातर करते हैं, पर अगर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का देखें, जैसे एक महाबोधि सोसाइटी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि डोनेशन के बेसिस जो उनको पैसा मिल रहा है, तो वो लोग एकोमोडेशन, खाना, प्रोग्राम वगैरह सब फ्री में ही कराते हैं। तो हमारे साइड से तो मतलब ये ऐसा नहीं कि पैसे के लिए हम मेडिटेशन लोगों से करवाते हैं, ऐसा हमारा नहीं, बाकी और कुछ लोग कर रहे हैं बस। ये लास्ट हाँ पॉइंट हाँ था। ठीक, हाँ ठीक है, वो आपकी बात सही है। कुछ हिंदू कर रहे हैं, कुछ आपके कर रहे हैं, कुछ उनके कर रहे हैं। अब आप कैटेगोरिकल ये तो नहीं कह सकते कि आपके लोग नहीं कर रहे हैं, आपके लोग भी लगे ही हुए हैं। ठीक है, हाँ कुछ और कर रहे हैं, हाँ देखो, कुछ और नहीं। कोई भी देखो, इसमें दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने जो पॉइंट पेश किया ना कि बिजनेस बन चुका हुआ है, ये मैंने मेडिटेशन के जो प्रोज हैं, ठीक है, उनके जो हक में हैं, उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनका अकाउंट इसलिए मैंने पेश किया है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि वेस्ट जो है, अगर मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं मिल रहा तो वो क्यों इसको अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि वो इतनी रिसर्च कर चुका है 50-60 सालों के अंदर कि इसके साइड इफेक्ट्स तो बड़े हानिकारक हैं, तो हमें इसकी जगह कुछ और। इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या आउटडोर गेम्स को प्रेफर करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं। अभी नया ट्रेंड उन्होंने निकाल लिया पेट्स पालने का। क्यों? क्योंकि पेट्स आपको ऑक्युपाई रखता है। कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, छिपकली पाल ली, हाँ जी, तोता पाल लिया। यानी वेस्ट में कोई एक घर नहीं होगा जिसके अंदर आपको मिनिमम एक पेट ना दिखाई दे। क्यों रखा? इसीलिए माइंड को ऑक्युपाई रखें। बच्चा नहीं है, शादी नहीं करनी, चलो कुत्ते ही रख लो। अब मसला ये कहने का कि मैंने वेस्ट की मिसाल इसलिए दी, ये आर्गुमेंट इसलिए दिया कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि वेस्ट ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो वेस्टर्नर्स पता नहीं बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, लिहाजा उन्होंने कोई चीज अडॉप्ट की है। They adopted it as a profession, as a business. अब ये बात कर रहा है रोनाल्ड पर्सर जो है, वो किताब अपनी मैक माइंडफुलनेस के अंदर ये उसने जिक्र किया है कि ये कैपिटलिज्म का टूल बन चुका हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, लिहाजा उनको जगह मिल गई है, मार्केट मिल गई है कि ये तुम्हारा बड़ा क्लाइंट है।
अच्छा, तो ये सब खाली वेस्ट में ही होता है या फिर जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है मतलब वहां पर भी ऐसा होता है मतलब? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमारे अच्छा। यहाँ भी है, इंडिया के अंदर है। ये जो हकीकत ये है कि जो साइकोलॉजी की एक बड़ी खेप तैयार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि साइकोलॉजी या साइकियाट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर इफेक्ट्स पर बात करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दिक्कत यहाँ ये है, अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज्यादा है नहीं जितना ज्यादा इसको फीड किया जाता है एड्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, शोबिस के थ्रू, मुख्तलिफ चीजों के थ्रू फीड किया जाता है कि आप ज़हनी बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप गम में हैं, आप अपसेट हैं, ये आपको यकीन दिलाया जाता है। एक बार आप किसी साइकियाट्रिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो फिर आपको आपकी ट्यूनिंग के नाम के ऊपर ऐसे-ऐसे लोगों को रेफर करेगा जो आपसे 3-3 4-4 सेशंस कंफर्म कराएंगे। ये प्रॉपर एक टेक्निक होती है कि डॉक्टर जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के हत्थे चढ़ते हैं, वो आपको साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है जो उसी का कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त होगा। अब वो करते क्या है? साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? बैठ के घंटों एक घंटा आपसे लेगा, चंद हजार रुपए ले लेगा और वो बैठ के क्या करेगा? आपसे आपकी बातें सुनेगा। यही बातें अगर आप अपने दोस्त के साथ करो, यही बात अपने आप बीवी बच्चों के साथ करो, अपने माँ बाप के साथ करो, अपने बहन भाइयों के साथ करो, क्या वैक्यूम आया जिसका फायदा साइकोलॉजिस्ट ने उठाया है? मैं साइकोलॉजिस्ट को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने इस वैक्यूम को फिल करने की फिर कोशिश की है। याद रखें, सोसाइटी में जहां वैक्यूम आएगा वो फिल जरूर होगा। जहां फैमिली सिस्टम के अंदर वैक्यूम आया कि माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई माँ बाप से बात नहीं करते, फैमिली में वैक्यूम आया, उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए ये बीमारियां हमारे अंदर थोप दी गई और हम लोगों को फिर मजबूरन साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर ये दुखड़े और रोने पड़े। मेरे अब्बू ने मेरे से ये कर दिया था, मेरी अम्मी मेरे से ये नहीं करती, मेरी बड़ी बहन मेरे से जेलस होती है, मेरे बड़े भाई मुझे मारते हैं, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे मुझसे लड़ते हैं। फिर ये बातें जाके सारा ढंडोरा उधर पीटना पड़ता है। यही बातें अगर घर के जो पुराने जमाने के लोग नहीं थे, उनके दिमाग नहीं थे भाई। उस जमाने के लोग किताबें लिखी पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं? उन लोगों के मसले मसाइल नहीं थे, फैमिलीज इंटैक्ट थी, फैमिलीज उन इशूओं के अंदर मदद किया करती थी। बाप आता था, बाप सर पर हाथ फेर कर बच्चों से पूछ लेता था कि यार मुझे बताओ, कोई टेंशन है, मैं हल कर देता हूं, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ हूं। फैमिलीज को एक दूसरे से एहसास मिलता था, एनर्जी मिलती थी, वो उनकी मेडिटेशन वहीं से हो जाती थी, फैमिली से ही, विद इन द फैमिली, फैमिली छोड़नी नहीं पड़ती। हाँ, ये चक्कर है मेरा भाई। अच्छा जी, शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट बात होगी, आप उनको लेकर जरूर आइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।